जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का ट्रिकी मैथ एंड जीके के इंडियन पॉलिटी के इस प्रैक्टिस सेशन में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पूरा विस्तार से पढ़ा था और आज के इस क्लास में हम लोग सिर्फ एमसीक्यू करेंगे और एक्सप्लेनेशन भी इसका बहुत अच्छे से समझेंगे। यह क्लास जो है आपके रिवीजन और एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में जो है शामिल किए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं। इनका उद्देश्य जो है राज्य को ऐसे मार्गदर्शन देना है जो कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सके। ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन शासन को दिशा देने वाले मूलभूत सिद्धांत ये हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो इसको याद रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया। आयरलैंड ने इन्हें अपने संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिसी के नाम से शामिल किया था। भारत ने भी इन्हें अपना करके राज्य को सामाजिक आर्थिक न्याय की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया। मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार जो है यूएसए से और संसदीय प्रणाली जो है यूके से ली गई है, यानी कि ब्रिटेन से ली गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, किसी भी न्यायालय के द्वारा या फिर केवल जिला न्यायालय के द्वारा। तो याद रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किसी भी न्यायालय के द्वारा ये प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। देखिए इसका मतलब है कि अगर सरकार जो है डीपीएसपी के अनुसार काम नहीं करती है तो नागरिक जो है अदालत में जाकर इन्हें लागू नहीं करा सकते। नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर सरकार डीपीएसपी के अनुसार काम नहीं करती है तो नागरिक जो है अदालत में जाकर के इन्हें लागू नहीं करा सकते हैं। यह विशेषता जो है संविधान के अनुच्छेद 37 में दी गई है, यानी कि अनुच्छेद 37 के अंतर्गत क्या कहा जाता है, तो उसकी बात करें तो अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन ये शासन के लिए मूलभूत मार्गदर्शन माने जाते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है उद्देश्य क्या है। तो अभी मैंने पीछे बताया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इनका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनका मुख्य उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या है, तो कल्याणकारी राज्य का अर्थ है कि सरकार जो है केवल शासन करने वाला न हो करके जनता की भलाई करने वाली हो। इनका मकसद सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, अवसरों की समानता और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है। ये समाजवादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 38 जो है किससे संबंधित है। अनुच्छेद 38 जो है किससे संबंधित है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 38 का संबंध है सामाजिक न्याय और कल्याण से। किससे? सामाजिक न्याय और कल्याण से। अनुच्छेद 38 जो है राज्य को यह निर्देश देता है कि वह एक ऐसा सामाजिक व्यवस्था स्थापित करे जिसमें कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो। इसका उद्देश्य समाज में असमानताओं को दूर करना और समान अवसर प्रदान करना है। यह अनुच्छेद जो है भारत को केवल राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र बनाने की दिशा में ले जाता है। अगला प्रश्न जो है कि अनुच्छेद 39 क्या सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 39 जो है क्या सुनिश्चित करता है, तो इसको याद रखिएगा कि ये बात करता है समान नागरिक अधिकार और संसाधनों के समान वितरण की।
अनुच्छेद 39 की बात करें तो यह सुनिश्चित करता है कि पुरुष और महिला दोनों को समान अधिकार प्राप्त हो, आर्थिक संसाधनों का समान वितरण हो, धन और उत्पादन के साधन कुछ ही लोगों के हाथों में न सिमटे और समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। इसकी मुख्य बात करता है अनुच्छेद 39, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। यह अनुच्छेद आर्थिक असमानता को खत्म करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो समान काम के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि समान काम के लिए समान वेतन जो है अनुच्छेद 39 में उल्लिखित है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसको जो है आपको याद रखना है। आर्टिकल 45 में इसकी बात की गई है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत जो है निर्देश दिया गया है कि वह 14 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। यह अनुच्छेद बच्चों के सर्वांगीण विकास और शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 21A के तहत जो है जोड़ा गया, परंतु अनुच्छेद 45 आज भी राज्य को यह जिम्मेदारी सौंपता है। अनुच्छेद 47 किससे संबंधित है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 47 जो है पोषण और जन स्वास्थ्य से संबंधित है। किससे? पोषण और जन स्वास्थ्य से संबंधित है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 राज्य को ये निर्देश देता है कि जनता के पोषण स्तर और जन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए। इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य जो है मादक पेय नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करेगा। इसका उद्देश्य स्वस्थ समाज की स्थापना करना और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 जो है किससे संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 40 जो है राज्य को यह निर्देश देता है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना करे और उन्हें सशक्त बनाए। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को जो है बढ़ावा देना है। इसी अनुच्छेद के आधार पर 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। नेक्स्ट, अनुच्छेद 41 किस अधिकार से जो है संबंधित है? अनुच्छेद 41 जो है किस अधिकार से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा कि अनुच्छेद 41 जो है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करने की बात करता है, यानी कि शिक्षा और बेरोजगारों की सहायता करने की बात करता है। कौन? अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 जो है शिक्षा और बेरोजगारों की सहायता करने की बात करता है। अनुच्छेद 41 जो है राज्य को ये निर्देश देता है कि वह बेरोजगारों, वृद्धों और विकलांगों को सहायता प्रदान करे तथा शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करे। इसे काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सहायता का अधिकार कहा जाता है। इसका उद्देश्य कमजोर वर्गों को सहारा देना और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। आर्टिकल 42 की बात करें तो आर्टिकल 42 क्या कहता है, तो इसके बारे में पूछा गया है कि आर्टिकल 42 किस विषय से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा कि काम करने की मानवीय शर्तें और मातृत्व राहत की बात करता है। कौन? अनुच्छेद 42। कौन? अनुच्छेद 42। काम करने की मानवीय शर्तें और मातृत्व राहत की बात कौन करता है? अनुच्छेद 42 करता है। पोषण और स्वास्थ्य की बात करें तो पोषण और स्वास्थ्य जो है ये आ जाता है आर्टिकल 47 में, और पंचायतों की स्थापना जो है वो आ जाती है आर्टिकल 40 में। ठीक है। अनुच्छेद 42 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह श्रमिकों के लिए मानवीय कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करे और प्रसूता महिलाओं को मातृत्व अवकाश और राहत प्रदान करे। इसका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि आर्टिकल 43 क्या कहता है, किससे संबंधित है? आर्टिकल 43
तो आर्टिकल 43 जो है श्रमिकों के जीविका सुरक्षा की बात करता है। कौन? आर्टिकल 43 उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी की बात करता है। कौन? आर्टिकल 43 यानी कि श्रमिकों की जीविका सुरक्षा की ये बात करता है। इसमें यह निर्देश दिया गया है राज्य को कि वह श्रमिकों को आजीविका सुरक्षा दे और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उचित वेतन और कार्य परिस्थितियां प्रदान करे। देखिए, उचित वेतन और कार्य परिस्थितियां प्रदान करे। इसमें सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने का भी उल्लेख है। इसका उद्देश्य श्रमिक वर्ग की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारना है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 44 किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 44 पूछ रहा है कि किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन है नागरिक संहिता, पंचायतों का विकास, शिक्षा का अधिकार और मातृत्व राहत। तो देखिए, मातृत्व राहत अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मातृत्व राहत जो है वो आर्टिकल 41 में है। उसी तरीके से शिक्षा के अधिकार की बात करें तो ये है आर्टिकल 46 में, और पंचायतों के स्थापना की बात करें तो पंचायतों की स्थापना की बात है आर्टिकल 40 में। तो एक ही ऑप्शन बनता है समान नागरिक संहिता जो है ये आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है। इस आर्टिकल का उद्देश्य है, इसका ये राज्य को निर्देश देता है कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाना है, जिससे धर्म या संप्रदाय के आधार पर व्यक्तिगत कानूनों में भेदभाव न रहे। यह समाज में समानता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाला प्रावधान है। अगले प्रश्न की बात करें तो अनुच्छेद 45 में किसका प्रावधान है? अनुच्छेद 45 किसका प्रावधान करता है? ऑप्शन है बालक बालिकाओं के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, समान नागरिक संहिता, पंचायतों का विकास या मातृत्व राहत। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मातृत्व राहत जो है इसकी बात की गई है 41 में, पंचायतों का विकास है 40 में, समान नागरिक संहिता जो है यह अभी हम लोगों ने पढ़ा और आर्टिकल 44 में, और बालक और बालिकाओं के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 45 जो है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करता है। शुरुआत में यह 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों पर लागू था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद जो है इसे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 46 किस विषय से जो है संबंधित है? अनुच्छेद 46 जो है किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है अनुसूचित जाति और जनजाति की उन्नति, पोषण और स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता अभी हम लोग पढ़े आर्टिकल 44 में, और पोषण और स्वास्थ्य की बात जो है की गई है आर्टिकल 47 में। पर्यावरण संरक्षण जो है इसकी बात की गई है अनुच्छेद 48 में। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन ए जो है अनुसूचित जाति और जनजाति की उन्नति से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो आर्टिकल 46 जो है संबंधित है। आर्टिकल 46 राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और अन्य उन्नति का निर्देश देता है। साथ ही यह उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचने की भी बात करता है। तो इसका उद्देश्य समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाना है। तो इसको आपको याद रखना है। प्रश्न की बात करते हैं, अनुच्छेद 47 जो है क्या निर्देश देता है? ये तो प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 48 किस विषय पर है? अनुच्छेद 48 जो है ये किस विषय पर है? तो इसको याद रखिएगा, ये कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि तथा दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध की बात करता है। कौन? अनुच्छेद 48। दैट मीन्स कि पशुधन संरक्षण और गौ हत्या की निषेध की बात कौन करता है? आर्टिकल 45। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पर्यावरण संरक्षण की बात कौन करता है? तो पर्यावरण संरक्षण की बात करता है आर्टिकल 48। पोषण और स्वास्थ्य की बात कौन करता है? तो पोषण और स्वास्थ्य की बात करता है 47। पर्यावरण संरक्षण 48 का क में है, ठीक है। पोषण और स्वास्थ्य की बात करें तो ये बात करता है आर्टिकल 47।
47। और पंचायतों के विकास की बात करें तो आर्टिकल 40, और ये पशुधन संरक्षण और गौ हत्या निषेध जो है ये आर्टिकल 48 में है। आर्टिकल 48 राज्य को निर्देश देता है कि वह पशुधन की रक्षा करे और विशेषकर गौ हत्या पर रोक लगाए। इसका उद्देश्य पशुओं की नस्ल सुधार और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। यह प्रावधान कृषि और पशुपालन आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट 48A किससे संबंधित है? तो अभी मैंने बताया 48A पर्यावरण संरक्षण और वनों की रक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 50 जो है किससे संबंधित है? आर्टिकल 50 जो है किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 50 बात करता है न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की। न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात कौन करता है? तो आर्टिकल 50 करता है। शिक्षा का अधिकार किस में है? तो शिक्षा का अधिकार है 45 में। अनुसूचित जाति और जनजाति की उन्नति की बात की गई है 46 में। और समान नागरिक संहिता की जो है बात की गई है वो है अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 50 जो है राज्य को निर्देश देता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया जाए। इसका उद्देश्य जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना और प्रशासन में निष्पक्षता बनाए रखना है। यह प्रावधान जो है न्याय के सिद्धांतों को मजबूत करता है और लोकतांत्रिक ढांचे को संतुलित बनाए रखता है। अगला प्रश्न है कि आर्टिकल 51 जो है क्या निर्देश देता है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, समान नागरिक संहिता, पोषण और स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 45, पोषण और स्वास्थ्य की बात करता है आर्टिकल 47, और उसी तरीके से समान नागरिक संहिता की बात करता है आर्टिकल 44, और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कौन करता है? तो आर्टिकल 51 करता है। अनुच्छेद 51 जो है राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का निर्देश देता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में न्याय और सम्मान बढ़ाने, संधियों का पालन करने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने की बात की गई है। कही गई है कि यह अनुच्छेद जो है भारत को विश्व शांति के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्र के रूप में कार्य करता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस प्रकार के अधिकार हैं? कानूनी अधिकार, नैतिक अधिकार, मौलिक अधिकार या फिर संवैधानिक अधिकार। ये जो है किस प्रकार के अधिकार हैं? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये कानूनी अधिकार भी नहीं है, मौलिक अधिकार भी नहीं है और संवैधानिक अधिकार भी नहीं है। ये नैतिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। कौन से अधिकार बोल सकते हैं इनको? नैतिक अधिकार बोल सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। ये न तो कानूनी रूप से प्रवर्तनीय है और न ही मौलिक अधिकारों की तरह अदालत से लागू कराए जा सकते हैं, लेकिन ये शासन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और राजनीतिक नैतिकता का आधार बनते हैं या बनाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कौन प्रवर्तित करता है? संसद, न्यायपालिका या फिर कार्यपालिका? तो ये तो न्यायपालिका में प्रवर्तनीय नहीं है और संसद के अंतर्गत तो न्यायपालिका आ ही जाएगी, यानी कि कार्यपालिका जो है बोला जा सकता है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो है इनको प्रवर्तित करने की जिम्मेदारी विधायिका और कार्यपालिका की होती है, यानी संसद और राज्य विधानमंडल इसके आधार पर कानून बनाते हैं और कार्यपालिका उन्हें लागू करती है। न्यायपालिका इसमें दखल नहीं दे सकती क्योंकि ये अदालत में प्रवर्तनीय नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है? तो ये न्यायालय में प्रवर्तनीय तो नहीं है, ये न्यायालय में अप्रवर्तनीय है। तो इनकी प्रकृति क्या है? न्यायालय में अप्रवर्तनीय है, मौलिक अधिकारों के समान ये नहीं होते हैं और ये विधायी अधिकार भी नहीं है। ये न्यायालय में अपरिवर्तनीय होते हैं। इसका अर्थ है कि इन्हें अदालत से लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन आर्टिकल 37 स्पष्ट करता है कि ये शासन के लिए मूलभूत सिद्धांत है और सरकार के लिए इन्हें लागू करना एक नैतिक जिम्मेदारी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व जो है किसके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत माने जाते हैं? नीति निर्देशक तत्व किसके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत माने जाते हैं? ऑप्शन है न्यायपालिका, संसद और राज्य विधानमंडल, नागरिक या फिर संविधान सभा। तो इसको याद रखना है, संसद और राज्य विधानमंडल के लिए ये मार्गदर्शक सिद्धांत
माने जाते हैं। जब भी सरकार नीतियां और कानून बनाती है तो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार ये भारतीय लोकतंत्र में नीति निर्माण का आधार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस विचारधारा को प्रतिबिंबित करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस विचारधारा को प्रतिबिंबित करते हैं। ऑप्शन है पूंजीवाद, समाजवाद, उदारवाद या फिर सामंतवाद। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये समाजवाद को प्रतिबिंबित करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना है। ये समाज के कमजोर वर्गों की उन्नति, संसाधनों का समान वितरण और श्रमिकों की सुरक्षा जैसे प्रावधानों पर जोर देते हैं। इस प्रकार डीपीएसपी जो है भारत को एक समाजवादी राज्य की ओर लेकर के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। तो अभी पिछला क्वेश्चन ही है, सेम क्वेश्चन है, समाजवादी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो है संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था। तो इसको याद रखिएगा, ये स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को ही इसे स्वीकार कर लिया गया था। संविधान सभा जो है इसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था, जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन्हें 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। यह दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी दिन संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन करना किसके लिए आवश्यक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इनका पालन करना किसके लिए आवश्यक है। ऑप्शन है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका या फिर राज्य। तो इसको याद रखिएगा, इसका पालन करना राज्य के लिए आवश्यक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये पालन करना राज्य के लिए आवश्यक है। यहाँ राज्य से आशय किससे है, राज्य का आशय जो है किससे है, वो सरकार के सभी अंगों से है। राज्य का आशय किससे है, सरकार के सभी अंगों से, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासन। इन सिद्धांतों को लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है ताकि नागरिकों के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित की जा सके। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये क्वेश्चन कितना बार आ चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य है समाज में न्याय और समानता को स्थापित करना। ये नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर और सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य का समान अवसर दिलाने पर जोर देते हैं। इनका मकसद भारत में ऐसा लोकतांत्रिक ढांचा तैयार करना है जहां सबको बराबरी का हक मिले। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में न्यायालय के द्वारा अप्रवर्तनीय घोषित किए गए हैं। तो अनुच्छेद 37 में जो है ये अप्रवर्तनीय घोषित किए गए हैं। अनुच्छेद 37 में जो है यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब ये है कि नागरिक अदालत में जाकर के इन्हें लागू नहीं करा सकते, लेकिन यह भी कहा गया है कि ये शासन के लिए मूलभूत सिद्धांत है और सरकार का कर्तव्य है कि वह इन्हें लागू करने की दिशा में प्रयास करे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तुलना संविधान सभा ने किससे की थी। धर्मशास्त्र, गीता, बाइबिल या फिर कुरान। ना तो कुरान से की गई थी, न बाइबिल से, न गीता से। इसकी तुलना धर्मशास्त्र बोल के की गई थी। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो इसको लागू करने की जिम्मेदारी है संसद और राज्य सरकारों की, ना कि नागरिक, ना न्यायपालिका और ना ही राष्ट्रपति। इन्हें जो है लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों की है। विधायिका जो है कानून बनाकर और कार्यपालिका नीति बना करके इन्हें जो है लागू करती है। न्यायपालिका इसे सीधे लागू नहीं कर सकती, लेकिन इनके महत्व को बार बार अपने निर्णयों में रेखांकित करती रही है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसने भारत के संविधान की आत्मा कहा था। तो इसको याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान की आत्मा कहा था। उनका मानना था कि अगर सरकार इन सिद्धांतों को लागू कर दे तो भारत में गरीबी, असमानता और शोषण समाप्त हो जाएगा और एक आदर्श समाजवादी व कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने डीपीएसपी से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो है पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ देखा।
अगर आपको यह प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भी इसकी तैयारी से अपनी तैयारी ताकि वो भी इससे जो है अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि रोज़ाना इसी तरह से MCQ प्रैक्टिस सेशन आपको यहाँ मिलते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।